मरहूम कायद के साथ किया और मैंने उनकी तकालीफ को देखा, उनकी मेहनत को देखा, उनकी जस्तजू को देखा, उनके अखलास को देखा, उनकी तड़प को देखा, उनके सियासी पैगाम को समझने का मौका मिला। और जो बात मरहूम कायद सालार मिल्लत अपनी वल्ललांगेज तकारीर में और अपनी गरजदार आवाज के जरिए कहते थे कि हमको अपने एक सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, हम मुस्लिम अक़लियतों को अपने एक मरकज सियासी की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम मेरे कायद मेरे सालार ये कब से कहते थे? आज से 40 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सदर मरकज सियासी की बात करता था। आज आप देखते हैं कि मुल्क के कोने कोने में अगर आज मजलिस नौजवानों के लिए एक ताकत बन चुकी है, अगर आज मुल्क के कोने कोने में गयूर नौजवानों के हाथों में मजलिस का अगर परचम है, अगर आज मुल्क के हर मुख्तलिफ रियासतों में नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी आवाज और अपनी शनाख्त समझता है, वो इसलिए कि वो इस बात को समझ चुका है कि अब दीगर सियासी पार्टियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमको अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है, हमको भारत की जमहूरियत में अगर अपनी आवाज को बनाना है, अपनी शनाख्त को जिंदा रखना है, हमको अगर हमारे तालीम के मसाइल को हल करना है, अगर हमको नाइंसाफियों का खात्मा करना है, अगर हमको बल्दिया से लेकर पंचायत से लेकर असेंबली और पार्लियामेंट तक अगर हमको अपनी आवाज को उठाना है, तो हम अपनी आवाज को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पास 60-65 साल से गिरवी रख चुके थे। अगर हमको अपनी आवाज को पहुंचाना है तो बेनाम की लीडरशिप नहीं बल्कि नाम की लीडरशिप को पैदा करना पड़ेगा। अगर हमको सिद्दीपेट की बल्दिया में, तेलंगाना की असेंबली में, भारत की पार्लियामेंट में अगर हमको अपनी आवाज को उठाना है तो वो लोग ही उठा सकते जो हमारे गम को समझ सकते हैं, जो हमारे बहते हुए आंसुओं को, आंख से जो गिरता हुआ आंसू उसको समझ सकते हैं। हमारे मसाइल के हल के लिए इसलिए जरूरी है कि इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 30 तारीख के दिन आपको इन तमाम चीजों को सामने रखकर अपनी जमात, अपनी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है। मजलिस पर तनकीद करने वालों, ये तो बताओ कि ग्रेटर हैदराबाद का म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ तो हैदराबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में या जहां कहीं भी मजलिस के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लिए, वहां पर अमित शाह आ गए, वहां पर बीजेपी का नड्डा आ गया, मरकजी मिनिस्टर आ गए, उत्तर प्रदेश का वो चीफ मिनिस्टर जो डिक्टेटर बना बैठा योगी आदित्यनाथ आ गया। मगर आखिर क्या वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 44 अराकीन बल्दिया को जिताया, अपनी जो तादाद थी उसको बरकरार रखा। जिस जिस वार्ड में अमित शाह गए, योगी आदित्यनाथ गए, नड्डा गए, वहां पर उनकी दाल नहीं गली। आखिर क्या वजह है कि मजलिस कामयाब हो गई और दूसरी पार्टी अगर कामयाब नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? ये इसलिए नहीं हुई कि मजलिस ने काम किया हैदराबाद में, मजलिस ने फिरका परस्ती नहीं पैदा की, मजलिस ने हिंदू मुसलमानों में नफरत नहीं पैदा की, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम की बुनियाद पर हैदराबाद के बल्दिया के इंतखाबात में अपनी तादाद को बरकरार रखा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेहद एहसान और करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बातिल ताकतों के तूफान में अल्लाह ने फजल और करम किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरानी से हमकिनार किया। अमित शाह जिस वार्ड में आकर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, उस वार्ड में हमारे बंगाली हमारे भाई और बहन ने बड़ी तादाद में मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। कारवान असेंबली हल्के से हमारे यादव साहब हैं, आप पूछ लीजिए कितने मुसलमान वोटर हैं उनके वार्ड में। एक बड़ी तादाद में हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों ने, जिसमें यादव बरादरी के भी हमारे भाई हैं और हमारे जो फिशरमैन हैं, गंगा पुत्रा संगम के हमारे भाई, ये तमाम आकर निकल कर वोट डाले और मुझे आकर कहते थे कि
اسد صاحب آپ فکر مت کرو، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ کیوں ووٹ دیں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کا ایم ایل اے ہمارے درمیان میں رہ کر کام کیا، ہماری ضرورت کو پورا کیا۔ گنگا پترا سنگم کے فشرمین نے ان کی آواز، ان کے مسائل کو کوثر محی الدین نے تلنگانہ کی اسمبلی میں اٹھایا، وہاں سے مجلس کو کامیابی ملی۔ پھر آپ کے لنگر ہاؤس وارڈ ہے، وہاں پر بھی مجلس کو کامیابی ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ارے میرے نفرت پیدا کرنے سے بی جے پی نہیں کامیاب ہو رہی ہے۔ اگر بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے اس ملک میں تو آپ کی نااہلی اور آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کامیاب ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں کامیاب ہوئی ہمارے خلاف؟ حیدرآباد کو آ کر بڑا بڑا دام لیے تھے کہ بلدیہ کا الیکشن ہو رہا تھا حیدرآباد کا، اور بی جے پی والے بول رہے تھے کہ یہاں بنگلہ دیشی ہے، یہاں پر فلاں ہے، افغانی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ ہم نے کہا بی جے پی کے وہ شخص سے جو بڑا کہہ رہا تھا سرجیکل اسٹرائک کریں گے، ہم نے کہا پیارے ندی کے اس پار کوئی اسٹرائک نہیں چلے گا، یہاں پر ہوا میں صرف پتنگ اڑے گی انشاءاللہ۔ سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ کیا پرانا شہر کا علاقہ کوئی بارڈر کا علاقہ ہے؟ وہاں بارڈر میں نہیں گئے، چین اندر گھس کے آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔